आदरणीय शिक्षक संघ प्रगतिशील के अध्यक्ष मनाराम चौधरी जी, हमारे बीच में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा जी, राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के महामंत्री पूर्णचंद बिश्नोई जी, मंच पर उपस्थित स्थानीय विधायक कमलजीत सिंह जी, वरिष्ठ नेता नैनाराम जी, जिला प्रमुख और यहाँ उपस्थित सभी नेतागण और बड़ी भारी तादाद में अलग अलग जिलों से आए तमाम शिक्षक साथियों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज कुछ टाइम देश के निर्माता शिक्षकों के सामने अपनी बातचीत कहने का अवसर मुझे मिला है, तो इसके लिए मैं आपके संगठन का आभार भी प्रकट करता हूं। और इस 2 दिवसीय सम्मेलन के अंदर जिस प्रकार से सरकार की पॉलिसीज हैं, हमारी मांगों के प्रति सरकार की घोर उपेक्षापूर्ण रवैया है, संगठन को किस तरीके से मजबूत करें उसको बातचीत करते हुए आने वाले टाइम में एक पूरा नक्शा यहाँ से खींचा जाएगा और फिर उस पर अमल किया जाएगा। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में महावीर प्रसाद शर्मा जी राजस्थान के अंदर बड़े लंबे समय से कर्मचारियों का आंदोलन, कर्मचारियों के चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन अब महावीर प्रसाद के नेतृत्व में एक नई टीम, ऊर्जावान साथी दोबारा से इस संगठन को खड़ा किया है। और पिछले लगभग 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि राजस्थान के कर्मचारियों का जो इतिहास है, लंबी लंबी हड़ताल करने का, विक्टिमाइजेशन झेलने का, सरकारों को झुकाने का, उस इतिहास को दोहराने के लिए हमारी टीम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और आने वाले टाइम में इसका नतीजा भी हमारे सामने आएगा। तो ये बड़ी खुशी की बात हमारे लिए है। साथियों, कुछ बातचीत हम आपके सामने रखेंगे, ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे। आपको मालूम है कि पिछले लगभग 10 सालों से हम सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं और पिछले पार्लियामेंट चुनाव से पहले चाहे पे कमीशन की बात हो, चाहे रेगुलाइजेशन की बात हो, या पेंशन की बात हो, या निजीकरण की बात हो, इसको लेकर के हम लड़ रहे थे। लेकिन सरकार को लगता था कि हम जाति और धर्म के नाम पर मेहनतकश लोगों की, कर्मचारी मजदूरों की एकता को तोड़ करके 400 से ज़्यादा सीटें लेकर के इस देश के संविधान को बदल करके अपनी सत्ता को काबिज करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से माहौल चारों तरफ बन रहा था वो आपके सामने है। अब की बार 400 पार का नारा था, 303 सीटें उनकी पहले से थी, साधारण बहुमत भी प्राप्त नहीं कर पाए, 240 सीटें आई। ये कर्मचारी मजदूर किसानों की एकता के बाद जो आंदोलन चले उसी का परिणाम था। हमें लगा कि सरकार कोई सबक सीखेगी और पिछले 10 साल से जो सरकार के अंदर, जो सेंटर की सरकार है, कारपोरेट और पूंजीपतियों के गठजोड़ का जो नेक्सस है, उसकी जो सरकार है, वो कुछ सबक सीखेगी और कुछ पॉलिसी किसान के हित में, कर्मचारी मजदूर के हित में बढ़ाएगी। लेकिन लगभग 3 महीने बाद, 3-4 महीने तो इन्होंने कहा कि मोदी सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, लेकिन अब फिर लौट करके वही आ गए हैं और ये साफ तौर से कह रहे हैं कि जो पॉलिसीज हमारी थी उनको हम बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ाएंगे। जो पॉलिसीज की बात हम कर रहे हैं, क्या पॉलिसीज है इनकी? पॉलिसीज ये हैं
कि बड़े जो पूंजीपति हैं उनको राहत प्रदान करनी है, इस देश का पब्लिक सेक्टर उसको उनके हवाले करना है, और ये जो गरीब लोग हैं, मीडियम क्लास है, इनके ऊपर टैक्सों का बोझ लाद देना है। उसी का परिणाम देखेंगे कि पिछले 10 साल में जो पॉलिसी लागू करी है उससे इस देश में अरबपतियों की खरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पैसा कुछ लोगों के पास इकट्ठा हो गया है। हाँ साहब की रहो। जो सबसे शीर्ष 10% लोग हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल देश की संपत्ति का 77% हिस्सा केवल 10% लोगों के पास चला गया, और एक और आंकड़ा है कि केवल 1% जो सबसे धनी लोग हैं वो इस देश की 40% धन दौलत के मालिक हो गए, और जो नीचे के जो 60% लोग हैं, यानी कि 140 करोड़ में से अगर हम करें तो लगभग 70-75 करोड़ के करीब उनके पास केवल 4% धन दौलत है। और ये 4% लोग टैक्स कितना देते हैं? लगभग 60% टैक्स भी ये 4% ही देते हैं। वो जो बड़े पूंजीपति इनके मित्र हैं वो टैक्स भी नहीं देते। और भाषण चल रहे भाइयों और बहनों, मित्रों, ये गरीबों की सरकार है। अरे हम चिल्ला चिल्ला के मर रहे हैं कि 10 लाख रुपए तक इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। कर्मचारी को, शिक्षकों को लगभग 10-10.5 महीने का तनख्वाह मिलती है। एक तनख्वाह तो पूरी टैक्स में चली जाती है, दो चली जाती है। हम कह रहे हैं कि टैक्स कम होना चाहिए, इनकम टैक्स की छूट की सीमा बढ़नी चाहिए, लेकिन हमारी जो वित्त मंत्री है मोहतरमा मैडम कह रही है कि अगर इनकम टैक्स कम करवाना है तो इनकम को कम करवाइए। और दूसरी तरफ जो बड़े पूंजीपति हैं उनके ऊपर कारपोरेट टैक्स लगता है। आपको मालूम होगा, शिक्षक हैं आप, जब ये सरकार सत्ता में आई थी कितना % कारपोरेट टैक्स लगता था? 30%। आज कितना लगता है? आज घटा करके 22% करके 8% की छूट देने का मतलब समझते होगा? अरबों खरबों रुपए हमारी देश की सरकार कहती है उनको कि देश का खजाना लबालब भरा हुआ है, तुम्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ गरीबों के ऊपर खाने पीने की चीज, आटा, दाल, नमक, चीनी, छाछ, दही, उनके ऊपर भी जीएसटी लगा दिया। ये थोड़ा सा सरकार का जो करेक्टर है वो आपके सामने दिखा रहे हैं। बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने ही वाले हैं। क्लासरूम में गुरु नहीं है, ये विश्व गुरु बन रहे हैं। कॉलेज में टीचर नहीं है, लेक्चरर नहीं है, लेकिन ये बगैर न्यू इंडिया है, बगैर गुरु के ही विश्व गुरु बन रहे हैं। इनसे कोई काउंटर सवाल तो पूछते ही नहीं है। अब आप देखेंगे कुछ पैरामीटर हैं सभी देशों के ऊपर लागू होते हैं। अगर हम देखें ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूखमरी का एक सूचकांक, अगर हम खुशहाल हैं तो हमारी रेटिंग तो बहुत ऊपर जानी चाहिए, लेकिन हमारी रेटिंग पूरी दुनिया में भूखमरी में 127 देशों में से हम कहां खड़े हैं? 105 नंबर पे। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश भी हमारे से ऊपर हैं और ये विश्व गुरु बन रहे हैं। ना खाता ना वही, जो ये कहते वही सही, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं। और आप देखेंगे कि 5 साल से कम की उम्र के जो बच्चे हैं लगभग 3% मृत्यु दर है, 3%। और 35-35.5% बच्चे बौनेपन का शिकार है। और एक और आंकड़ा बड़ा चौंकाने वाला है कि जो महिलाएं हैं देश के मानव संसाधन तैयार करती हैं,
जो 15 से 24 साल तक की जो एज की महिलाएं हैं, हिंदुस्तान में 58% महिलाएं 15 से 24 साल की हैं जो एनीमिक हैं, खून की कमी है। ये विश्व गुरु की एक तस्वीर और है। अब आप देखेंगे एक मानव विकास सूचकांक है, उसकी रिपोर्ट भी अभी आई है। उसमें भी हमारे देश की जो तस्वीर है, 193 देशों में से 193 की रेटिंग है वो, तो उसमें हम कहाँ खड़े हैं? 135वें नंबर में, हम 193 में से 35 नंबर पर। मानव विकास का मतलब क्या पैरामीटर है? एजुकेशन की पहुंच कितनी है, हेल्थ की पहुंच कितनी है, किसान खुशहाल है नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है, ये स्थिति हमारे सामने और है। एक और डंका बज रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले क्या कर रहे थे कि हम 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन गए हैं, बोल रहे थे नहीं बोल रहे थे? और तीसरी बार बना दो तो हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। झूठ है। अब करें चौथे पर आ गए हैं हम, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी की जगह अगर हमारे एमएलए साहब कोई प्रधानमंत्री बनाते तब भी हम 5वें नंबर पर ही आते, मेरे को बनाते तब भी 5वें। इसका कोई योगदान नहीं है, लेकिन अगले डिडोरा पीट रहे हैं। लेकिन अगर 5वें पर हो, चौथे पर हो, तीसरे पर भी आ जाओगे तो क्या स्थिति बढ़ेगी? अगर हम सबसे ज्यादा पैसे में तीसरे नंबर पर आ गए तो हमारी परचेज पावर, खरीद की ताकत तो बढ़नी चाहिए, हमारी जेब में पैसा तो आना चाहिए। लेकिन जो आंकड़ा ये छुपाते हैं, नहीं बताते, वो क्या है? वो ये है कि हम प्रति व्यक्ति आय में एक नंबर पर सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था किसकी है? अमेरिका की। उसकी प्रति व्यक्ति आय अगर हम देखेंगे तो लगभग 71.30 लाख प्रति महीना है, और हमारी अगर देखेंगे तो 2.28 लाख महीना है, यानी कि 31 गुना ज्यादा है वो। और अगले 40 साल में भी, 45 साल में भी बराबरी नहीं कर सकते। अमेरिका की 31 गुना ज्यादा है, जर्मनी कनाडा की 20 गुना ज्यादा है, यूके की 18 गुना ज्यादा है, फ्रांस की 17 है, जापान इटली की 14 है। और अगर पॉपुलेशन से भी तुलना करें कि अमेरिका की पॉपुलेशन तो कम है, चाइना से देखो, चाइना की प्रति व्यक्ति आय हिंदुस्तान से 5 गुना ज्यादा है। लेकिन उसके बाद भी ये डींगे हाँक रहे हैं। इसके बाद एक और आंकड़ा है, यहां हम देख रहे हैं कि प्रेस वाला तो कोई है नहीं है, मीडिया के साथी, उसका भी एक पैरामीटर आया है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता की रेटिंग में पूरी दुनिया में हम कहां खड़े हैं? 180 देशों में से 161वें नंबर पे हैं। मतलब गला घोट रखा है। मोदी जी की तारीफ करो, अगर सवाल पूछ लिया तो जेल में जाओगे। इसलिए पहले हम देखते थे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, यहां तो वन वे ट्रैफिक है, मन की बात, दूसरों की मन की नहीं सुनते, अपनी मन की बात सुनाते हैं। और प्रेस अगर इंडिपेंडेंट तरीके से कोई रिपोर्टिंग कर दे तो निश्चित तौर से उसके लिए फिर जगह दूसरी है, यहां कोई उसकी जगह नहीं है। तो ये हालत इन्होंने बना रखी है। इस हालात के बीच में ये चुनाव हुए, लगता था कि कुछ ना कुछ हमारी बात होगी, लेकिन हमारी बात होने की बजाय आज अखबार में एक खबर है, और ये इस देश के जो अर्थशास्त्री हैं उनकी रिपोर्टिंग है। क्या रिपोर्टिंग है?
कि इस देश में अरबपति खरबपति बढ़ रहे हैं, बड़े पूंजीपति बढ़ रहे हैं, उनके मुनाफे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें काम करने वाले लोगों की वेतन भत्ते नहीं बढ़ रहे। उससे क्या हो गया? उससे ये हो गया कि जब मेरी जेब में पैसा नहीं है तो मैं मार्केट में नहीं जा रहा, और मार्केट में नहीं जाऊंगा तो जो माल पैदा हो रहा है कारखानों में वो बिकेगा नहीं, और माल अगर बिकेगा नहीं उद्योग में क्या हालत होगी? वो बंद हो जाएगा। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है कि इस देश की जो अर्थव्यवस्था है आर्थिक मंदी की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। जीडीपी के जो अनुमान लगाए थे अभी 4 रोज पहले आया है कि वो भी घट करके 6.4% रहेगा। आने वाले टाइम में बहुत हालत खराब होने वाली है। इसलिए हमारा कहना क्या है? हमारा कहना यह है कि जो टैक्स दे सकता है, ये कारपोरेट जो सेक्टर है जो टैक्स दे सकता है, आप उस पर टैक्स लगाइए, गरीबों को सब्सिडी दीजिए, इनकम टैक्स की रेंज बढ़ाइए, तो लोगों की खरीद की ताकत को बढ़ाइए। इस आर्थिक मंदी से भी निकलेंगे और रोजगार का संकट भी खत्म होगा। लेकिन ये ऐसा करने के बजाय उस संकट को और गहरा ले जाते जा रहे हैं। अब इनको मालूम है, क्या मालूम है? ये मालूम है कि ये नीतियां लागू होंगी, संकट बढ़ेगा तो लोग सड़कों पर आएंगे, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, नौजवान है, सब आएंगे। इसलिए इनका एक और आजमाया है औजार, जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटो। आज ही खबर है कि रूस ने, रसिया ने कैंसर का टीका इजाद कर लिया है। आज ही खबर है। लेकिन वो कैंसर का टीका खोज लिया उसने, और हमारे यहां क्या चल रहा है? ये देख रहे हैं कि मस्जिदों के नीचे कितने मंदिर थे, उसमें लगे हुए। ये ऐसे मतलब काम कर रहे हैं। इस बीच में आप देखेंगे, अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे, जब पिछला पार्लियामेंट का सेशन था, पिछले पार्लियामेंट के सेशन में एक सवाल पूछा कि 8वां पे कमीशन का गठन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? अगर है तो कब तक हो जाएगा? अगर है तो कितना पैसा खर्च आएगा? केंद्रीय वित्त मंत्री ने बोला, केंद्र सरकार के पास 8वां पे कमीशन गठन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बोला नहीं बोला? आपने देखा होगा। उनका ये कहना था, देयर इज नो पे कमीशन इन फ्यूचर। जो है वो जाता रहेगा, चलता रहेगा। शायद ये पहला पे कमीशन होगा। 7वें पे कमीशन से पहले तक जब नेक्स्ट पे कमीशन आता था तो डीए 100% को पार कर जाता था, है नहीं? अब की बार 50 पर अटका रखा है। और अखबार में क्या खबरें आज हैं? मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा कौन सा बात हो गई जो पे कमीशन की कैबिनेट में मीटिंग में फैसला नहीं करा, अलग से अनाउंसमेंट करी है कि प्रधानमंत्री जी ने 8वें पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है और जनवरी 2026 को लागू हो जाएगा। ये घोषणा करी है। इसलिए करी है, एक तो ठीक बात है कि वो दिल्ली के अंदर चुनाव है और पिछले 25-30 साल से भाजपा वहां नहीं है, और जगह तो जुगाड़ बुगाड़ कर लिया इन्होंने, लेकिन वहां बड़ी मुश्किल हो रहा है। अब ये क्या करें? सबसे ज्यादा कर्मचारी तो दिल्ली में ही है, सेंटर के कर्मचारी वहीं लोकल रहते हैं कि कभी चुनाव ना हार जाए। और दूसरा, जब उन्होंने ये फैसला किया तो हमने कानपुर में बैठक करी और सरकार को कहा
सेंटर के कर्मचारियों से, राज्य कर्मचारियों सब मिल करके सरकार को चिट्ठी लिखी कि अगर बजट सेशन में 8वें पे कमीशन का गठन नहीं किया तब पूरा देश का, सेंटर का, स्टेट का कर्मचारी सड़कों पर उतरेगा, तुम्हारी जीना हराम कर देगा। यह हमने ऐलान किया और उसकी तैयारी चल रही है। जैसे अभी अध्यक्ष जी बोल करके गए हैं कि 7-8 फरवरी को पूरे देश में कर्मचारी सड़कों पर उतर रहा है, इसलिए उन्होंने घोषणा करनी पड़ी। अखबार में खबर लिख रखी है 34% तनख्वाह बढ़ जाएगी। कोई कितनी बता रहा है? अभी कोई कागज आया नहीं, तनख्वाह पता नहीं कैसे कैलकुलेट कर दी। ये अखबार वाले कैसे लिखते हैं कि बेसिक पे डीए को जोड़ दो, एक से इकट्ठा कर दो, उतनी बढ़ोतरी होगी। भाई उस तरीके से देखते हैं, लेकिन उसका फार्मूला क्या आएगा? ऐसे ही आएगा जैसे 6% 7% डीए मिलता था ना, अब कितना मिला है? 3। ऐसे ही ये 10 से नीचे लेकर के आएंगे फिटमेंट फार्मूला। इसलिए इस वेतन आयोग की लड़ाई के लिए पहले गठन करवाने की लड़ाई लड़ते हैं, उसके बाद ये कौन लड़ाई लड़नी पड़ेगी? रिपोर्ट अपनी दे दे और फिर रिपोर्ट देंगे तो कहेंगे इसको लागू करने की लड़ाई, और चौथी लड़ाई फिर आएगी विसंगतियां दूर करने की लड़ाई। हम तो 10 साल इसी में चले जाते हैं। इसलिए अब की बार हम सचेत हैं, अपना प्रतिवेदन पहले ही हम देंगे और कोशिश करेंगे कि ये पे कमीशन की रिपोर्ट जल्दी लागू हो, तरीके से लागू हो। अभी पेंशन की बात कह रहे थे, हमारी मांग क्या है? पीएफआरडी एक्ट रद्द हो, पुरानी पेंशन बहाल हो। राजस्थान के शिक्षक कर्मचारी समझ लीजिए, जब तक पीएफआरडी एक्ट अस्तित्व में है आपकी ओपीएस सुरक्षित नहीं है। केवल सिंपली एक नोटिफिकेशन करनी है, आपकी ओपीएस खत्म। लेकिन पूरा देश का कर्मचारी, जब प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठक थी, हमने यूपीएस का विरोध किया कि हमारी ये किसी कर्मचारी संगठन की मांग नहीं है, हमारी मांग ओपीएस की है। पीएफआरडी एक्ट रद्द करो, ओपीएस बहाल करो, कोई यूपीएस एनपीएस नहीं चलेगा। लेकिन एक तरफा घोषणा करके प्रधानमंत्री जी चले गए। अब चौतरफा उसका विरोध हो रहा है। जो सरकार के भोंपू हैं वो कह रहे हैं इसको लागू करो, लेकिन सरकार पसोपस में पड़ी हुई है कि लागू भी करेंगे, विरोध भी झेलेंगे, इसलिए डांट करके रखो। इसलिए वो करेंगे हम 1 अप्रैल से लागू करेंगे। हमने भी तय कर रखा है कि इसका हम विरोध करेंगे। वो क्या करें कि एनपीएस, ओपीएस, एनपीएस, मतलब एनपीएस और ओपीएस जो भी लेना चाहते ऑप्शन है। हम करें साहब ऐसे नहीं, ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस तीनों की ऑप्शन दे दो देश के कर्मचारियों को, जो वो चुनना चाहेंगे चुन लेंगे। आप फैसला क्यों करते हो? ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। दूसरा आप देखेंगे, आज बेरोजगारी भयंकर है। 1 करोड़ पद खाली पड़े, 1 करोड़ सेंटर में, स्टेट में, पीएसयूज में। उनको रेगुलर भर्ती से नहीं भर रहे, बहुत आंशिक भर्ती है। कैसे भर्ती कर रहे हैं? सेना में देखे हो, आर्मी में 4 साल के लिए अग्निवीर, पिताजी बाद में रिटायर हो जाएगा, अग्निवीर बेटा पहले रिटायर होकर के आ जाएगा। ठेका सुविधा पर काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्स, डेली वेजेस पर कर्मचारी लग रहे हैं, उन सब की सेवाओं को रेगुलर करो और जो पोस्ट वैकेंट पड़ी है उनको पक्की भर्ती से भरा जाना चाहिए। अब ये निजीकरण की मुहिम को तेज कर दिया। आपको ध्यान है क्या, जब प्राइम मिनिस्टर बोलते थे सौगंध मिट्टी की खाता हूं, देश को नहीं बिगड़ने दूंगा, ऐसे कस्में खाई थी। आज रेल भी, तेल भी, भेल भी, सेल भी, बैंक भी, बीमा भी, डिफेंस भी, रोड भी, बिजली भी, सब कुछ बिक रहा है। और ये कब बिक रहा है? ये अमृत काल में हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत,
इस आत्मनिर्भर भारत की एक तस्वीर मैं आपको रख रहा हूं बस। अभी चंडीगढ़ पावर डिपार्टमेंट है बिजली का, जैसे यहां भी निजीकरण स्टार्ट हो रहा है ना, चंडीगढ़ पावर डिपार्टमेंट में 25,000 करोड़ की संपत्ति है उसकी। अगर किसी प्लाट को, दुकान को किसी को बेचना हो, नीलाम करना हो, तो उसकी बोली कहां से शुरू होगी, इसका क्या पैमाना है, क्या तरीका है? उसका तरीका यह है कि उसकी असेसमेंट होगी, कीमत की वैल्यूएशन होगी कि इसकी कीमत कितनी है, और वहां से बोली स्टार्ट होगी। चंडीगढ़ के अंदर कोई असेसमेंट नहीं हुई, 171 करोड़ रुपए की बोली मिनिमम बेस प्राइस रख दिया और 874 करोड़ रुपए बेच दिया। 25,000 करोड़ की संपत्ति। और यहां राजस्थान में तो कह रहे होंगे बिजली में घाटा है इसलिए बेच रहे हैं, कह रहे हैं ना। चंडीगढ़ के अंदर 2017-18 से लेकर के अब तक 1600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, हर साल 200 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट है। और बिजली का रेट 2.25 से 4 रुपए तक, 4.5 तक है। और जो कंपनी को बेचा है वो कलकत्ता की कंपनी है, बीजेपी को 100 करोड़ रुपए चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड में दिया, चंदा दो धंधा लो। जनता की संपत्ति को बेच रहे हैं। राजस्थान में ऐसे ही कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसे ही कर रहे हैं। अरे इस जनता की संपत्ति को आपको बेचने का अधिकार नहीं है, आप मालिक नहीं हो, कस्टोडियन हो, इसकी देखभाल करने के लिए हो, कैसे बेच सकते हो? लेकिन उसको बेचा जा रहा है, इसलिए सारे डिपार्टमेंट को बेचा जा रहा है। अब ये एनईपी की बात कर रहे थे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ज्यादा डिटेल में आपको पता है। अब यहां अंग्रेजी मीडियम के स्कूल कुछ बता रहे थे, बनाराम जी कौन कौन से स्कूल खोल रहे हैं। राजस्थान में, हरियाणा में भी एक ऐसे ही ड्रामा कर रहे हैं, वहां मॉडर्न संस्कृति स्कूल खोले हैं। अगर किसी के पेरेंट्स ने उसमें फीस लगा दी है, अगर कोई पेरेंट्स सरकारी प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चों को पढ़ाएगा तो उसकी फीस सरकार देगी, समझ रहे हो? अगर कोई बच्चा प्राइवेट में पढ़ेगा तो उसकी फीस सरकार देगी, और अगर कोई सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा तो उसका फीस पेरेंट्स ही देंगे। नहीं, उल्टा हो गया ये। प्राइवेट स्कूल की फीस सरकार देगी, तो फिर क्यों प्राइवेट में पढ़ाएंगे, सरकारी में पढ़ाएंगे? मॉडर्न संस्कृति स्कूल में अगर कोई पढ़ाएगा तो उसकी जो फीस है वो सरकार देगी। तो सारे सरकारी स्कूलों को बंद करने की साजिश है। राजस्थान में भी पिछली सरकार में बहुत सारे स्कूल बंद हुए, अब यहां भी बंद हो रहे हैं। और पूरी तरीके से इस एजुकेशन सिस्टम को, पिछले दिनों आप देखेंगे टीचर, हरियाणा में किसी ने कब्जा कर लिया मकान पे, उसकी शिकायत एसडीएम को आ गई, तो टीचर की ड्यूटी लगा दी एसडीएम ने कि अपनी पावरों का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको ये ड्यूटी दे रहा हूं कि जाकर के उसका कब्जा खाली कराओ। और ये ध्यान रहे कोई कोर्ट का केस पेंडिंग ना हो। शिक्षक कितने दिन एजुकेशन करते हैं, काम करते हैं, स्कूलों में कितने दिन रहते हैं? नॉन शैक्षणिक कार्य पर लगा रखे हैं, योजनाबद्ध तरीके से तहस नहस कर रखा है। नहीं चाहते ये लोग कि सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़े, इसलिए पूरी तरीके से इसको बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। और जब स्कूल नहीं रहेंगे, एजुकेशन नहीं रहेगी, और एजुकेशन गरीब की पहुंच से बाहर हो जाएगी, तो हालत क्या बढ़ेगी हमारी। और ये हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लगा रखा है, इसको बंद करने की हम बात कर रहे हैं। जहां रेगुलर काम है तो रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। हमारे बच्चे 3 गुना हमारे से ज्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको कोई जॉब नहीं है, पर्चे लीक हो रहे हैं, ये हालत कर रहे हैं। और तैयारियां करते हैं, लेकिन उनकी नौकरी की हालत क्या है? 20,000 रुपए की भी नौकरी नहीं मिलती। मैं फरीदाबाद से आता हूं, वहां बीटेक इंजीनियर, एक दिन हिसार से फोन आया कि लड़की का रिश्ता करना है, फला कंपनी में इंजीनियर साहब लग रहे हैं, देखना जरा पूछो।
हम गए वहाँ पर्सनल डिपार्टमेंट में, हमने कहा भाई इस नाम का कोई इंजीनियर लग रहा है? बोला हाँ लग रहा है जी। मगर इंजीनियर साहब की तनख्वाह कितनी होगी? अब शायद आपको जचे ना जचे, इंजीनियर साहब की तनख्वाह थी 8,000 रुपये। बीटेक करने में कितना पैसा लग जाता है? तनख्वाह 8,000। और गुड़गांव की कई कंपनी ऐसी हैं जो बीटेक फ्रेशर लगते हैं, उनको पैसा नहीं देती, वो कह रहे कि हमारी एक्सपीरियंस की ही कीमत है। और थोक के भाव में इंजीनियर निकल रहे हैं, तो हमारी हालत मतलब क्या होकर के रह जाएगी। तो ये जो इशू है, इसको लेकर के हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाली 7-8 तारीख को आप ये मान करके चलिए कि अब इन इश्यूज को लेकर के इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक संस्थाएं, इनको बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन मेरे घर में ना हो, फांसी होगी। साथियों, एक बात कह करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। एक बार एक जंगल में ना आग लग गई और सारे पशु पक्षी उसको भागने लगे। एक चिड़िया जो थी वो चोंच में पानी ले आए समुद्र से, उसमें डाले। सारे हंसने लगे, अरे तेरे चोंच भर पानी से ये आग बुझ जाएगी? तो उसने कहा मुझे मालूम है कि चोंच भर पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन इस जंगल में आग लगने का इतिहास लिखा जाएगा और मेरी गिनती बचाने वालों में होगी और तुम्हारी गिनती गद्दारों में होगी। आज इस देश का अस्तित्व, संविधान, संवैधानिक संस्थाएं, उनको खतरा है, हमारी एकता को खतरा है। आंदोलन तब होंगे जब आंदोलन का माहौल तैयार होगा। आप देखेंगे श्रीनगर के अंदर सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया है। केवल यह कहना है कि आपका कहीं कोई रिश्तेदार आतंकी गतिविधियों में शामिल है, मेरा रिश्तेदार शामिल, तो मेरा क्या कसूर है? उनको कर दिया। बिल्डोजर संस्कृति उत्तर प्रदेश में देखी होगी। अब उत्तर प्रदेश का बिजली का निजीकरण हो रहा है। पिछली 22 तारीख को मैं लखनऊ में था, हमने कहा निजीकरण हो रहा है तो वहां 24,000 कर्मचारी नौकरी जाएगी। मैंने कहा कैसा लग रहा है? बोला बहुत बुरा लग रहा। मगर जब निर्दोषों के मकान में बिल्डोजर चल रहा था जब कैसा लग रहा था? बोला तब तो अच्छा लग रहा था। मगर अब उनको अच्छा लग रहा है कि तुम्हारी नौकरी जा रही है। नंबर सबका आएगा, अपनी बारी का इंतजार करो। एक तरीका यह है, हमने सांगठनिक सोच तो पैदा कर दी, ये तो सबको मालूम है लड़ने से हक मिलेगा, लेकिन उससे अगली जो राजनीतिक सोच है वो हमारे अंदर नहीं है। हम देखते हैं 5 साल हमारे कहने से नौकरी दांव पर लगाते हैं और जो सरकार हमारी पिटाई कर रही है उसी सरकार का फिर बूथ पे एजेंट बने दिख रहे थे। ऐसा नहीं चलेगा। हम ये कह रहे हैं ए सरकार आए बी सरकार आए, जब तक ये पॉलिसीज का बदलाव नहीं होगा जब तक ये ऐसे सिलसिला जारी रहेगा। आप शिक्षक हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा एजुकेट भी हम करें कि इस देश में हालात हो क्या रही है। ये पेंशन की ट्रांसफर वाला जो इशू है ना, ये थोड़े दिन तक ही चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है, सरकारी विभाग बचेगा ही नहीं। अब आरक्षण पर लड़ाई हो रही है, कोई ए कैटेगरी में करा, कोई बी कैटेगरी में करा। एक बच्चे मेरे को मिले कल एयरपोर्ट पे, बोला हमारा नंबर तो इसलिए नहीं आया कि वो जो रिजर्व कैटेगरी थी वो कट ऑफ डेट में ऊपर आ गई और जनरल में शिफ्ट हो गई। एक राजस्थान की ना बस थी, जयपुर से उधर दिल्ली की तरफ जा रही थी। 2 आदमी, एक आगे बैठा एक पीछे बैठा। हवा आ रही हो, पिछला वाला शीशा आगे कर दे, आगे वाला पीछा कर दे, उनकी लड़ाई होगी। मैंने कहा भाई लड़ाई क्यों हो रही तुम्हारी? बोला लड़ाई इसलिए हो रही है
कि ये हवा आ रही है, मैं शीशे को आगे करता हूँ, ये पीछे कर देता है। पीछे वाला बोला मैं इससे आगे करता हूँ, ये पीछे कर देता है। अरे मैंने कि ये तो देख लो, शीशा है भी, फ्रेम फ्रेम को आगे पीछे कर रहे हैं। नौकरी नहीं है, आरक्षण की लड़ाई आपस में बांटना है। अरे आरक्षण कहां मिलेगा? नौकरियों में, एडमिशंस में, जब वो सब कुछ खत्म हो रहा है। अब ये प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण है क्या? एक महावीर जी बता रहे थे, यहां भी एक ऐसी निगम बना रही है सरकार कि कच्चे ही कर्मचारी भर्ती करेगी, है ना। हरियाणा में बना रखी है, वहां चूत बाज रहा है, वहां नौकरी गारंटी दे दी, उस गारंटी के बाद ही 1500 निकाल दिए नौकरी से। इसलिए ये जो मॉडल है, ये गुजरात से जो मॉडल आ रहा है, ये 4 साल वाला भी, कच्ची नौकरी वाला भी, अब वो पूरे देश में और जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां वहां बहुत तेज गति से लागू कर रहे हैं। इसलिए इस विभाग को बचाना है, इस अस्तित्व को बचाना है, तो हमने अपनी यूनिटी को मजबूत करते हुए इस देश के किसान, नौजवान, छात्र, महिलाएं, मजदूर, सबकी यूनिटी को मजबूत करने का काम भी हमने करना पड़ेगा। अगर ये विभाग बचेगा तो पे कमीशन भी आ जाएगा। और ये तो जो पेंशन की बात है, हमने इस मांग पत्र में लिखा है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल, ये प्रदेश हैं जिसने एनपीएस ऑफिस में आए हैं, लेकिन केंद्र सरकार जानबूझ करके सीतारमण ने जयपुर में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, अगर आपको याद हो तो, जब गहलोत सरकार ने ओपीएस बहाल करी और पैसा मांगा कि हमारा पैसा जो है वापस दे दो, तो उन्होंने जयपुर में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि एक भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। ये कहते हैं खैरात बांटी जा रही, रेवड़ियां बांटी जा रही है, ये नहीं चलेगा। और पेंशन पर जब राजस्थान की सरकार ने उसको ओपीएस बहाल की तो ये कहा था कि ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। अरे पिछले 10 साल में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए बड़े पूंजीपतियों के तुमने माफ कर दिए, जब अर्थव्यवस्था को खतरा नहीं था। जब खतरा नहीं था, टैक्स माफ किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे पक्ष की कोई बात आ जाए तो सारे अर्थशास्त्री बिलों से बाहर निकल कर आ जाते हैं, जो इनके भोंपू हैं। एक माहौल बनाया जाता है इस देश के अंदर। इसलिए हम सरकार को साफ तौर से चेतावनी देना चाहते हैं कि ये जो माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हो, वन नेशन वन इलेक्शन, अब ये माहौल, नया नैरेटिव तैयार हो रहा है। हम सरकार से कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन नेशन वन पेंशन क्यों नहीं है? वन नेशन एक प्रकार के कर्मचारी क्यों नहीं है? सरकार इस पर क्यों नहीं बोलती है? ये डेमोक्रेसी के एक तरीके से हमला किया जा रहा है। राजस्थान में कभी चुनाव, हरियाणा में कभी चुनाव है। ये तो इनका दाव नहीं लगा, अगर 400 पार हो जाते तो अगली बार चुनाव का नंबर ही नहीं आना था। अब हरियाणा में नहीं देखा, अभी पूछ रहे थे हमारे महाराम जी कि हरियाणा में तो ऐसा हो रहा था, वैसे हो रहा था। जब तक कर्मचारी के वोटों की गिनती हो रही थी, 90 में से 74 सीटें कांग्रेस की थी, और जैसे ईवीएम खुलना शुरू हुआ वो उल्टा ही हो गया। और पहला चुनाव है वो, ना जीतने वालों को विश्वास हो रहा है, ना हारने वालों को हो रहा। बहुत खतरनाक स्थिति है। पार्लियामेंट के अंदर भी आप चुनाव करवाते होंगे ना, करवाने में है ना, शाम को जब पोलिंग बंद होती है तो 87 फार्म भर के आप देते हो, नहीं देते हो? चुनाव एजेंट को देते हो नहीं? इस बूथ पर टोटल वोट इतनी, इतनी पोलो, इतनी पुरुष, इतनी महिला, उनका जो मिलान किया और जो ईवीएम में गिनती हुई, 5 करोड़ से ज्यादा वोट पड़ने से गिनती ज्यादा की है। 79 सीटें हार रही है। ये तो 200 भी नहीं थे। ऐसे ही उसकी शिकायत भी कर रखी है। राजस्थान के वहां देखा हमने, महाराष्ट्र में एक गांव था जो बिल्कुल ये था कि इनकी वोट आ ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि हम दोबारा से मॉक पोल कराते हैं, कभी पोल ना खुल जाए।
कर्फ्यू लगा दिया, लाठी चार्ज कर दिया, वोटिंग दोबारा से होने नहीं दी। वो तो वैसे ट्रायल ही तो कर रहे थे। और कानून बदल दिया कि वो जो जहां वोट पड़ती हैं उसकी सीसीटीवी फुटेज और वो कोई नहीं मांग सकता। इनको चिंता होगी। हरियाणा में तो जिस दिन ईवीएम पूरा दिन यूज हुई वो 2 दिन रखी रही, और जब खुली तो उनकी बैटरी 99% मिली। अरे फोन जैसी तो होगी वो भी, कुछ तो चार्ज होगी, नहीं होगी डिस्चार्ज होगी। तो इसलिए बहुत तरीके से है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से ऐसे काम करा जैसे बीजेपी की विंग हो। हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके जो मुख्य कर्ता धरता है वो इकोनॉमिस्ट नहीं है। आपको मालूम है कौन है? वो इतिहास के प्रोफेसर हैं। अगले कह रहे हमें कोई जरूरत नहीं, वो चाहिए तो हमारी बात माननी। और रिजर्व फंड को ट्रांसफर नहीं कर रहे थे, इसलिए उसको हटा दिया। ईडी सीबीआई की हालत क्या हो रही है? मतलब भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, सारे भ्रष्टाचारी उधर चले गए। अब कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जो इनकी बात नहीं मानेगा उसको फंसाएंगे। तो इस देश के अंदर बहुत चिंताजनक हालात हैं। डेमोक्रेसी के ऊपर लगातार हमले हैं, ट्रेड राइट्स के ऊपर हमले हैं, लोकतांत्रिक अधिकार खत्म करे जाने हैं, सारे लेबर कानून खत्म कर दिए हैं, लेबर कोड्स बढ़ा दिए हैं। आने वाले टाइम में ये शिक्षक संघ प्रगतिशील बचेगा नहीं बचेगा, संगठन बचेंगे नहीं बचेंगे, इनकी गीद जैसी निगाहें इन संगठनों पर है। उनका कहना यह है कि कांग्रेस समेत सहित सभी को हमने सीधा कर दिया। अगर कोई हमारे सामने छीना तान करके खड़े हैं तो मजदूर, कर्मचारी, किसान हैं, अब इनकी बारी है। लेकिन हम साफ तौर से कहना चाहते हैं, यह देश अडानी अंबानी का नहीं है। यह देश किसानों का, गरीबों का, कर्मचारियों का, मजदूरों का देश है। किसी कीमत पर तुम्हारे मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। हम मिल करके लड़ेंगे, इस देश को बचाएंगे, इन विभागों को बचाएंगे। 7-8 तारीख को फरवरी में हम इसका आगाज कर रहे हैं। इसके बाद मैं आह्वान करके जा रहा हूं कि साथियों मजबूती से तैयार हो जाओ। एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल और अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ इन मुद्दों को लेकर के हम बढ़ेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महावीर शर्मा के नेतृत्व में शिक्षकों के अंदर हमारे जो वनराम जी और बिश्नोई जी हैं, मजबूती के साथ उस आंदोलन को यहाँ करेंगे। और आपको ये अपील और करते हुए, आज तो भैया बहुत बड़ी संख्या हमारे चुनाव होता है। अगर आपको मेरी बात ठीक ठाक लगी हो तो 7 और 8 तारीख को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो प्रोटेस्ट धरने होंगे, इतनी संख्या में वहां आ जाना। आपकी पेंशन को कोई खतरा नहीं है। और हाथ खड़े करके प्रस्ताव पारित करेंगे। हाँ, अब तो आपने दोनों हाथ खड़े करें, लेकिन 7-8 को देखेंगे कि कितने लोग वहां जाएंगे। ये सबकी जिम्मेदारी है। इस आंदोलन को मजबूत करें। आप ये देखना कि बजट सेशन से पहले की ये कार्रवाई है। अगर मजबूती से कार्रवाई होगी तो राजस्थान विधानसभा में किसी की ताकत नहीं इस पेंशन को खत्म करने की कोई हिमाकत भी कर पाएगा। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।